नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। आपको हम बताएंगे आज मिड डे प्राइम में खास तौर से प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में। ना सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज जीपीसी की जो पहली बैठक हो रही है। इसके अलावा दुनिया भर की और कई खास खबरें होंगी। इन सभी से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आइए डाल लेते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर। पहले दिन आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। विशाखापट्टनम में करेंगे रोड शो। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आम सहमति बनने का जताया भरोसा। कहा, आम सहमति तक पहुंचना और विधेयकों की निष्पक्ष जांच जेपीसी का प्रयास। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत। विदेश मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री और ओडिशा के सीएम ने किया उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विकसित भारत की यात्रा में हैं युवा महत्वपूर्ण हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मालदीव के अपने समकक्ष मोहम्मद हासन मोमून के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत शुरू। 3 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे मालदीव के रक्षा मंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। और असम की कोयला खदान में फंसे मजदूरों में से एक की मौत। अन्य मजदूरों को बचाने में जुटी भारतीय सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ समेत कई टीमें। और आइए अब शुरुआत करते हैं मिड डे प्राइम की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज पहले दिन पीएम विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका में अत्याधुनिक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस परियोजना में लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेलवे और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें अन्य परियोजनाओं के साथ साथ विशाखापट्टनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री अनकापल्ली जिले के नाकापल्ली में बल्क ड्रग पार्क की नींव भी रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क से हजारों नौकरियों का सृजन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र यानी KRIS सिटी की आधारशिला भी रखेंगे। और इस परियोजना से भी लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होने का अनुमान है। इसके बाद पीएम विशाखापट्टनम में एक रोड शो भी करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है। बड़ी सौगात यहाँ मिलने जा रही है। ना सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात की जाए, बल्कि और भी जो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 2 खासतौर से इन परियोजनाओं की अगर बात की जाए जो कि इसको समर्पित करेंगे देश को। और उसी में जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन हब की जब बात की जा रही है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ जो अन्य परियोजनाएं हैं, सड़क और रेल मार्ग की अगर बात की जाए, किस तरीके से आर्थिक विकास हो सकता है। बल्कि वहीं जब बल्क ड्रग पार्क की हम बात कर रहे हैं या चेन्नई बेंगलुरु गलियारे की, खासतौर से औद्योगिक गलियारे की बात की जा रही है, तो इसके साथ जो रोज़गार के अवसर हैं वो बड़ी संख्या में निकलते हुए नजर आएंगे। KRIS सिटी की भी अगर बात की जाए तो इसके ज़रिए भी माना जा रहा है करीब 1 लाख करीब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के जो अवसर हैं उनका सृजन होगा, जिस वजह से जो विकास है वो और तीव्र गति के साथ हो सकेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। हालांकि इन परियोजनाओं के
न सिर्फ शिलान्यास उद्घाटन के बाद बल्कि विशाखापट्टनम में एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो करीब 2 लाख करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी शुरुआत आज से होने जा रही है। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से जब देश में विकास की बात कही जाती है, उसी तर्ज पर राज्यों का विकास हो सके। जो राज्य उनका विकास होगा, राज्य विकसित होंगे तो देश को विकसित बनाने में मदद मिल सकेगी। और किस तरीके से जो दौरा है अहम है, जो परियोजनाएं वो अहम है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह, जो कि जुड़ चुके हैं विशाखापट्टनम से, और खासतौर से राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नीरज, आपके पास मैं आना चाहूँगा। कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं, और उसमें भी जब हम ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात कर रहे हैं, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। किस तरह का इसका असर नज़र आएगा, और वहाँ पे आज जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, किस तरह की तैयारियां फिलहाल अब अंतिम चरण में हैं? क्योंकि देखिए, मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन एनर्जी है उसका उत्पादन करना है नवीनीकरण ऊर्जा के तहत। और उसके लिए तमाम जो विकल्प हैं वो खोजे जाने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री लगातार इसका संकेत भी देते रहे और बड़े पैमाने पर इसको देश में कैसे लागू किया जाए उसकी चिंता भी करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है, खासतौर से ग्रीन एनर्जी को लेकर, ये एक बड़ा बदलाव है देश के अंदर जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसके क्षेत्र में। आप देखें कि जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं अपने वाहनों में या फैक्ट्रियों में, उसमें CO2 का उत्सर्जन होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वातावरण में मिलती है, और जिसकी वजह से न केवल प्रदूषण होता है बल्कि कई तरह की जो बीमारियां वो भी होती हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा तो उससे 2 तरह की चीजें उत्सर्जन होंगी। एक तो एनर्जी और दूसरा पानी। ये दोनों ही वातावरण के अनुकूल हैं क्योंकि हरित ऊर्जा है और किसी भी तरह से जो नुकसान है वो नहीं पहुंचाएगा। दूसरा, आप देखें कि प्रति वर्ष हम करीब 1 लाख जो करोड़ रुपए हैं वो खर्च करते हैं जो फ्यूल है उसके आयात करने में। तो वो आयात है वो भी घटेगा और देश का जो पैसा है वो भी बचेगा। तो इस लिहाज से ये परियोजना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आप अगर देखें कि आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हो रही है, एक हब बनाया जा रहा है, उसका जो असर है पूरे देश में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखें कि और भी कई तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, कई तरह की परियोजनाएं जिनकी शुरुआत या लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें आप देखें कि औषधि पार्क एक बनाना है, बल्क पैमाने पर औषधि पार्क। उसका असर ये होगा कि बड़े पैमाने पर एक तो रोजगार जनरेट होंगे, इसके साथ साथ ही जो औषधि है, खासतौर से जो दवाइयां हैं, वो किफ़ायती और कम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ मेडिकल सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं उनको इसका बड़ा जो फायदा है वो मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह पर उपलब्ध होगा उनके लिए। और साउथ में आप देखें कि मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी जो तरक्की है वो साउथ ने की है, तो उसका जो लाभ है पूरे उत्तर भारत के जो लोग हैं उनको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही आप देखें कि रेलवे को लेकर कई सारी परियोजनाएं हैं और दक्षिणी तट पर उस बारे में भी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। तो ये तमाम प्रोजेक्ट हैं जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री उनको शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसका जो लाभ है वो सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को मिलेगा, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में उसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, व्यापक स्तर पर इसका जो असर है वो देखा जा सकेगा। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से जो रेलवे की जब हम बात करते हैं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बल्कि कहीं ना कहीं और मजबूती देने के प्रयास जो हैं वो किए गए हैं, और उसी के परिणाम अब धीरे धीरे सामने भी आ रहे हैं। आज खासतौर से जो रेलवे परियोजनाओं का जिक्र अभी नीरज भी कर रहे थे, इनको अगर देखा जाए कितनी महत्वपूर्ण और किस तरीके से इसके जरिए लगातार कनेक्टिविटी को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए मुकुल, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 18वां रेलवे का जो कोस्टल जोन है, साउथ कोस्टल जोन, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे। और इसी के साथ देश को 18वां जो जोन है उसका तोहफा मिलेगा। हम जानते हैं कि 17 जोन अब तक देश में है और 68 डिवीजन रेलवे का संपूर्ण हिंदुस्तान में रेल के बेहतरीन नेटवर्क को संचालित करता है। या जो साउथ कोस्टल जोन होगा, या कहीं ना कहीं जो बाल्टेर डिवीजन अभी वर्तमान में है, इसको 2 हिस्सों में विभक्त किया जाएगा और एक हिस्से को विजयवाड़ा में मर्ज कर एक नए जोन
की परिकल्पना जो की गई है वो की जाएगी। इसका जी। सीधा लाभ कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में रोजगार के अवसर तलाशने में मिलेंगे और निश्चित तौर पर रेल कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण भारत में एक बड़ी समृद्धि आएगी। ईसीआर जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है हाजीपुर में बिहार में, जब उसकी स्थापना हुई थी उससे पहले कि बिहार की तस्वीर आप देखिए, और जब ईस्ट सेंट्रल जोन बिहार में बन गया तो बिहार, उत्तर प्रदेश समेत जो पूर्वी भारत के तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में रेल का नेटवर्क बिछ गया। मधेपुरा और छपरा में रेल के कारखाने लग गए। तो इस तरीके से ये जो साउथ कोस्टल जोन होगा, इस जोन की स्थापना के बाद दक्षिण भारत में रोजगार के जहां अवसर मिलेंगे, वहीं पर्यटन का जो एक बड़ा अवसर है, पर्यटन का एक बड़ा अवसर भी यहाँ पर हाथ लगेगा लोगों को। जो टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पर दक्षिण भारत के सैर सपाटे के लिए लोग आते हैं, उनके लिए भी कई बेहतरीन ट्रेनों का तोहफा मिल सकता है। नई नेटवर्क जब बिछेगी तो वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन जो है विशाखापट्टनम तक हो रहा है। मुझे याद है कि मैं सिकंदराबाद, हैदराबाद से यहाँ पर वंदे भारत में ट्रेवल कर पहुंचा था विशाखापट्टनम, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया था। तो इस तरह की कई ट्रेनों के संचालन से संपूर्ण दक्षिण भारत को एक बड़े रेल नेटवर्क का तोहफा मिलेगा और साउथ कोस्टल जोन यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का एक द्वार खोलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रोजगार का जो द्वार है वो भी खुलता नजर आएगा। और खासतौर से नीरज, हम अपने दर्शकों को भी यही बता रहे थे कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी कि जो राज्यों का विकास है उसमें भी गति आ सके और बिना किसी भेदभाव के, या हम कह सकते हैं बिना किसी जो पार्शलिटी वो किस तरह की नज़र नहीं आती। अब जो राज्यों का विकास है लगातार वो किया जा रहा है और उसी कड़ी में जब आंध्र प्रदेश में आज इन बड़ी परियोजनाओं के आधारशिला रखी जा रही है, उद्घाटन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी विकसित भारत का जो रहा है, जो दिशा है, उसमें और सहायक सिद्ध होंगे। देखिए बिल्कुल होंगे, और आप देखें कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, मोदी सरकार ने तय किया है, और ये लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब संपूर्ण भारत के जो राज्य हैं एक साथ मिलकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ें। और यही कारण है कि आप देखें, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम साउथ की बात करें, पूरब की बात करें, पश्चिम की बात करें, तमाम योजनाओं को इस तरीके से मोदी सरकार लागू करती है कि जो राज्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें, और जब राज्य तरक्की करेंगे निश्चित तौर पर जो देश है वो भी आगे बढ़ेगा। आप देखें कि इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण जो परियोजना है, खासतौर से तिरुपति जिले के अंदर जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी के तौर पर प्रधानमंत्री उसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं, और ये बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको एक तरीके से बूस्ट करेगा और बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा, बड़े पैमाने पर जो रोजगार हैं वो भी जनरेट होंगे। तो हम जब तक सभी संपूर्ण राज्यों का विकास और उसकी मार्ग को लेकर आगे नहीं चल सकते, हम देश की तरक्की की बात नहीं कर सकते। और इसी का जो ताना बाना है प्रधानमंत्री पिछले 10-11 साल से लगातार बोल रहे हैं कि तमाम जो राज्य हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर जाया जाए ताकि इस देश को 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त किया जा सके। जी बिल्कुल, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ विशाखापट्टनम में एक जो बताया जा रहा है कि रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा शाम में। बिल्कुल बिल्कुल, रोड शो का आयोजन किया जाएगा। हमारे कैमरामैन आपको इन दृश्यों को दिखाएंगे कि ये देखिए कि ये रोड शो का पूरा जो हिस्सा है, और इस समय हम उसी रोड शो वाली जो जगह है वहीं पर मौजूद हैं, और करीब 2 किलोमीटर के बीच में ये रोड शो है। और तैयारियां आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तैयारियां हो गई हैं इस रोड शो की, और जो उम्मीद की जा रही है कि करीब 2 लाख के करीब जो पब्लिक है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और प्रधानमंत्री खुद उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उनके बीच में पहुंचेंगे। 4:30 बजे के आसपास ये रोड शो शुरू होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए जो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्राउंड है वहां पर पहुंचेंगे, और 2 लाख करोड़ की जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश के लोगों को सौगात देंगे। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी सौगात जो है आज मिलेगी। फिलहाल नीरज और राजेश राज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज ना सिर्फ प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो बड़ी सौगात मिलेंगी, और इन परियोजनाओं में ना सिर्फ रेल और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं जो की लागत 19,500 करोड़ से अधिक की है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अनेक परियोजनाएं जिनके ज़रिए ना सिर्फ जो विकास है उसको गति मिलती हुई नजर आएगी। अब आइए बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात की जा रही है विकास की, उसी में एक राष्ट्र एक चुनाव की अगर हम बात करें, दरअसल इस पर भी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की पहली बैठक आज हो रही है। समिति को विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी आज जानकारी दे रहे
रहे हैं। ये बैठक जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बुलाई है और इस समिति में आपको बता दें कुल 39 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, परषोत्तम रुपाला, मनीष तिवारी, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा शामिल हैं। इसके अलावा समिति में कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जदयू के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, आप के संजय सिंह और तृणमूल के कल्याण बनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों के सदस्यों को शामिल किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान 129वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया था, जिस पर विपक्ष ने भारी हंगामे के बीच वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद आए नतीजों के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया था। इस समिति का उद्देश्य एक देश एक चुनाव बिल पर विचार विमर्श कर संसद में रिपोर्ट पेश करना है। और एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बैठक से पहले कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी राय लें, उसके बाद बिल का खुले दिमाग से उसकी समीक्षा करेंगे। आज सिर्फ ब्रीफिंग होगी और आगे कैसे बढ़ना है ये फैसला सभी मिलकर लेंगे। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने आम सहमति बनने का भरोसा जताते हुए कहा कि आम सहमति तक पहुंचना और विधेयकों की निष्पक्ष जांच ही जेपीसी का प्रयास है। प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली और बिना किसी पूर्व ग्रह से अनबायस ओपन माइंड से करेंगे। और आपको बता दें बैठक से पहले समिति के एक सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिल के पक्ष में कहा कि आखिर हम कब तक हर महीने चुनाव को झेलते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बहुत ही धैर्य से सभी दल इस पर विचार करेंगे। हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए और यह जब संविधान बना था तब भी 18 वर्षों तक ऐसे ही चलता था यह देश, परंतु इंदिरा गांधी जी की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह परिवर्तित हो गया। अब पुनः इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और वहीं जेडीयू की ओर से भी एक देश एक चुनाव से जुड़े प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो इसकी बात करते रहे और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है। हम लोग तो बिल्कुल मानते हैं कि देश के डेवलपमेंट के लिए या जो पैसा खर्चा होता है, हमेशा देश इलेक्शन मोड में है। अभी फिर दिल्ली का चुनाव, हर एक 6 महीना में एक चुनाव, इसी साल फिर बिहार का चुनाव, तो एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से पब्लिक मूड भी वही है कि एक साथ चुनाव हो और 5 साल आप काम कीजिए। तो किस तरीके से विकास को गति मिल सकती है और आर्थिक रूप से भी बचत जो है इसके जरिए हो सकती है, इसके बारे में कह रहे थे वो। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से प्रस्ताव हैं या जो कोविड समिति की सिफारिशें थीं वो कौन सी सिफारिशें हैं जिस पर मंथन होना है, इसके बारे में आपको बता दें। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार की ओर से उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी जिसने एक देश एक चुनाव को लेकर कुछ अपनी सिफारिशें की हैं, यानी वो किस तरीके से लागू की जा सकती हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए, इस बात की सिफारिश की गई है समिति द्वारा। और उसके साथ साथ अलग जो चरण हैं उनका जिक्र इसमें किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो हैं वो एक साथ हों, इस बात की सिफारिश इसमें की गई है समिति द्वारा। साथ ही दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर ही निकाय और
पंचायत चुनाव कराए जाएं। तो ये 2 चरण में चुनाव की बात कही गई। इसके साथ ही लोकसभा की पहली बैठक की तारीख नियत तिथि होगी, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। और वहीं एक बार के अस्थायी उपाय के बाद चुनाव 7 होंगे। कोभी समिति की सिफारिशें हैं और इसके साथ साथ बहुमत ना होने या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में नए चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए लोकसभा के लिए नए चुनाव होने पर कार्यकाल केवल शेष कार्यकाल तक, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। और खासतौर से मतदाताओं के लिए एकल मतदाता सूची बनाए जाने की बात कही गई है, यानी एकीकरण उसका किया जाए। हर एक चुनाव में जिस तरीके से अभी हम देखते हैं अलग अलग सूची रहती हैं वो एक हो और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार किए जाएं। इन बातों का जिक्र किया गया है इसमें, लेकिन अब देखना होगा किस तरीके से फिलहाल आज की जो बैठक चल रही है क्या कुछ निकल कर आता है और किस तरीके से जो सहमति है वो बनती हुई नजर आती है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जानना चाहेंगे आज जेपीसी की जो पहली बैठक है, ब्रीफिंग की बात कही जा रही थी, किस तरीके की अटकलें जो अभी तक लग रही थी, माना जा रहा था कि एक सहमति बनाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और उसी वजह से इस जो जेपीसी इसका भी गठन किया गया था, कितना सफल तौर पर इसको देखा जा सकता है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए खासतौर से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, इसको लेकर लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो जेपीसी का गठन किया गया था उसके बाद यहाँ पर जो समिति है उसने अपनी सिफारिशें भी दी थी, जिसके तहत जो लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है, विधानसभा चुनाव वो एक साथ कराए जाएं और दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर ही निकाय और पंचायत चुनाव भी संपन्न हों। कई ऐसी जो सिफारिशें हैं वो इसमें की गई हैं। ऋषि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, कितना महत्वपूर्ण कि आज जो जेपीसी की बैठक है, पहला दिन है और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं एक जो आम सहमति है वो बन सके। आज की बैठक इस महीने में, क्योंकि इस बैठक में जो सभी राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं जो कि इस समिति के सदस्य हैं जी, वो शामिल हो रहे हैं और इसमें हमने देखा है कि ऐसे ही तमाम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहले इस बात को भी रेखांकित किया गया कि किस तरीके से आजादी से लेकर अब तक जो चुनाव की प्रक्रियाएं रही हैं और उन चुनाव प्रक्रियाओं में पहले हमने देखा कि शुरू के तकरीबन 2 दशक तक हम एक देश और एक चुनाव की परिस्थिति में ही रहे और देश ने इसमें कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे सरकारें अलग अलग समय पर गिरी या बहुमत साबित नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में जब चुनाव अलग अलग हुए तब से ये अलग अलग होता चला गया और हमने देखा कि लगातार अभी अगर लोकसभा चुनावों के बाद से देखें तो लगातार चुनावों का एक सिलसिला, एक लंबा सिलसिला जारी है जी। अभी दिल्ली में चुनाव होने हैं, जबकि इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव हो चुके हैं जी। तो ऐसे में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसके सकारात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपना अपना पक्ष। जी बिल्कुल ऋषि, लेकिन जिस तरीके से जब हम बता रहे हैं कि जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अपना पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं और उनकी जो बातें हैं, जो खासतौर से विधि और कानून मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो भी आज उन्होंने भी अपनी जानकारी उनके समक्ष रखी होगी। किस तरीके से कुछ ऐसी और जो खास बातें जिनकी सिफारिशें इसमें की गई हैं, अगर जब हम कहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे, दूसरे चरण में निकाय और पंचायत चुनाव जो हैं 100 दिन के भीतर ही किए जाएं, तो ये जो सारे प्रावधान रखे गए हैं, क्या अभी तक इस पर जो तमाम दलों के सदस्य इसमें मौजूद हैं उनमें कोई सहमति नजर आती है? जी ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो सिफारिशें की गई हैं, जो प्रावधान रखे गए हैं, जिस पे लगातार अब जो बैठकों का दौर है वो भी हमने पहले भी देखा था, लेकिन क्या माना जाए, क्या जो तमाम दल हैं जो कि सदस्य इस समिति में मौजूद हैं उनमें किस तरह की एक आम सहमति बनती नजर आएगी सिफारिशों को लेकर? एक देश एक चुनाव का जो मसला है, इसमें अगर हम देखें तो जो इसके तमाम सकारात्मक पहलू हैं वो हमने देखे हैं कि किस तरीके से अभी आपने भी बताया कि जो पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने तमाम पहलुओं को सामने रखा जी। सबसे बड़ा जो पहलू यही है कि इसमें सबसे पहले तो क्या है कि सिर्फ चुनाव ही नहीं
बल्कि जो मतदाता है, जो लोगों का जो अधिकार है, उसको सुनिश्चित कराने के लिए जो एकल सूची बनाने की बात है, यानी कि एक ही मतदाता सूची होगी। जबकि विधानसभाओं, लोकसभाओं और पंचायतों के चुनाव में अलग-अलग सूचियां बनती हैं, तो ऐसे जी। में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का नाम कट गया या शामिल नहीं हो पाया, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन सब से निजात मिल पाएगी। और जब हमारे पास एक इलेक्टोरल रोल होगा, तो उसमें जो डुप्लीकेसी है, उससे भी हम बच पाएंगे। और इसमें जो अवैध मतदाता के तौर पर जो तमाम लोग हैं, जो घुसपैठियों के तौर पर जो हमने देखा है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने जो है तमाम लोगों जी। को पकड़ा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हम 5 साल तक लगातार किसी एक सरकार को चला पाएंगे, लेकिन इसमें जो संसदीय हमारी परंपराओं को मजबूत करने की जो बात है कि अगर कोई सरकार गिरती है तब क्या हुआ, क्योंकि हम प्रेसिडेंशियल रूल में नहीं रहते हैं, जी। तो ऐसे में उसका भी एक प्रावधान है कि जो बचा हुआ समय है उस समय के लिए चुनाव हो, ताकि अगली बार जब चुनाव हो तो सब चुनाव एक साथ हो जाए। तो इसमें बहुत व्यवहारिकता को भी शामिल किया गया है। जी। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक रिजिड एटीट्यूड के साथ किसी बिल को लाया गया है, इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और कोशिश यही है कि इसमें हर पक्ष को शामिल करके की बातों को इस बिल का मसौदा बना के एक ऐसा मुद्दा बनाया जाए जिससे कि देश में एक साथ एक चुनाव का जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो पाए। जी, बिल्कुल। इसके साथ ना सिर्फ निष्पक्षता की बात की जाए, पारदर्शिता, विश्वसनीयता जो है वो नज़र आ सकें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई किस तरीके से एक देश एक चुनाव पर लगातार अब जो बैठक है वो चल रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी और किस तरीके से जो बैठकों की जानकारी है वो निकल कर सामने आएगी, ये देखना होगा। मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए बात करते हैं 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। आपको बता दें ये सम्मेलन जो है बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में आज शुरू हो गया। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान देश और विदेश से 5000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के साथ हुई। सम्मेलन का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी भारत के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। When so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. Friends, at home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation.
और कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने डिजिटल युग में यूपीआई की महत्ता पर भी बात की। Digital era, the scale of UPI transactions speaks volumes both of our infrastructure and of our mindset. The new India, with 90,000 startups and 100 plus unicorns, has calling cards like Drone Didi, Atal Tinkering Labs, hackathons, green hydrogen mission. Ambitious visions need strong foundations to be realized. Our collective prospects are no exception to that rule. Various campaigns and programs to develop India undertaken since 2014 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. और आपको बता दें हमारे साथ हमारे संवाददाता भुवनेश्वर से अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से जो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसकी जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है, कितना खास इस बार के सम्मेलन की अगर बात की जाए तो? सेकंड पार्ट दोबारा पूछें, कितना क्या है? जी, कितना खास इस बार का सम्मेलन? ओके, देखिए खास है सम्मेलन क्योंकि 2 साल बाद ये सम्मेलन हो रहा है। 2023 में इससे पहले हुआ था, हालांकि इन्होंने 2015 से पहले हर साल होता था, उसके बाद फॉर्मेट चेंज हुआ। खास इसलिए है क्योंकि थीम इस बार की ये है कि विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। एसेंशली भारत जब पीबीडी कंसीव किया गया था, ये था कि आप एक लिविंग ब्रिज के साथ कनेक्ट करें, उनके इमोशनल कनेक्ट है, कल्चरल कनेक्ट है वो अपने देश के साथ, आप उसको करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा आपका डायस्पोरा है, तो उनके साथ आप कनेक्ट करें और देखें इसको कहाँ लेके जा सकते हैं। इस 20 साल की यात्रा में अब ये रियलाइज़ हुआ है कि आप उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, एक विकसित देश बनना चाहता है 2047 तक, उसमें जो प्रवासी हैं वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि चाहे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से हो, चाहे ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेशन के पॉइंट से हो, टेक्नोलॉजी, आज विदेश मंत्री ने बात की, ईवीज में यूथ की बात की कि कैसे यूथ विकसित भारत का एक अहम हिस्सा हो सकता है। और सिर्फ ये भावनात्मक, सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं कि जी हाँ जी हमारा मुल्क है, हम वहाँ से आते हैं, वो सब तो है, पर अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां वो आकर एक्चुअली इस ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदारी करके खुद भी फायदा उठा सकते हैं और मुल्क का तो खैर फायदा होगा ही। तो इसलिए ये इस साल का पीबीडी अहम है। जी बिल्कुल। और अमृत, क्योंकि खासतौर से जब युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस बात को दोहराया कि जो भारत की युवा शक्ति है वो कितनी महत्वपूर्ण है और उसका क्या महत्व है। लेकिन क्या माना जाए कि अब जो खासतौर से जो प्रवासी भारतीय हैं, जब युवाओं की भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 1 दशक में हमने देखा है कि उनकी भागीदारी जो है वो कुछ बढ़ती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, डायस्पोरा को भी ये लगता है कि इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बना जा सकता है और इससे एक तरीके से दोनों के लिए एक म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोपोजिशन है। पहले का भारत काफी अलग था। यूथ, क्योंकि बहुत कम यूथ है जो माइग्रेट किया होगा, जो मैं 3.5 करोड़ की बात कर रहा हूँ डायस्पोरा, उसमें कई तरह के प्रवासी हैं, कई 100 साल पहले चले गए। जब उनके जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली भारत को वैसे नहीं देखते जैसे फर्स्ट जनरेशन देखती होगी, जो अपना मुल्क छोड़ के वहाँ गई है, जो H1B वीज़ाज पे हैं या जो यूएस में या जो गल्फ में काम कर रहे हैं, वो एसेंशियली पहले ये देखते थे कि ठीक है जाएं, रिमिटेंसेस वापस भेजें, यहाँ पे ज़मीनें खरीदें, घर बनाएं, अपनी गुर्बत दूर करें, और इसलिए हम बाहर गए हैं और 10-15 साल काम करके आके यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बना लें। अब उसमें एक फिनोमिनल शिफ्ट आया है, खास करके यूथ में, क्योंकि यूथ एस्पिरेशनल है, यूथ चाहता है, यूथ की एम्बिशंस होती हैं। वही विदेश मंत्री ने आज अपने इनॉग्रल स्पीच में ये कहा दैट एम्बिशियस प्लान्स रिक्वायर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, के मजबूत नींव चाहिए महत्वाकांक्षी जब आप प्लान्स बनाते हैं। भारत तैयार है एक मजबूत नींव देने को इस विकसित जो डेवलपमेंट स्टोरी है उसके लिए,
आ पाएं और अपनी एम्बिशंस को यहाँ फुलफिल करें। तो उन्होंने यही अर्ज किया यूथ को कि इसमें आप हिस्सेदारी डालें और ये आपके लिए भी काफी फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, मजबूत आधार जो है वो युवा शक्ति के बलबूते हो सकता है और उसी का जिक्र भी किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खास बात की जाए अगर भुवनेश्वर की, आपको बता दें यहाँ लगातार जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसका शुभारंभ हो गया है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं असम की भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर भुवनेश्वर की हम बात करें, जहाँ 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इसका शुभारंभ हुआ और उसमें युवाओं के महत्व पर भी जोर दिया गया। और आइए आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे असम की। जी हाँ, जहाँ पर खदान में मजदूर फंसे हुए हैं और उनके जीवन का जो संघर्ष है, ज़िंदगी की जो जंग है वो जारी है। आपको बता दें हालांकि आज सुबह दिमा हसाओ के एक कोयला खदान में फंसे कई मजदूरों में से एक का जो शव है वो बरामद किया गया, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर दुख व्यक्त करते हुए मजदूर के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि कुएं में पानी भरने से राहत और बचाव कार्य में उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कोयला खदान में बचाव अभियान जारी है। सेना और एनडीआरएफ के गोताखोर पहले ही कुएं में उतर चुके हैं। नौसेना के जवान मौके पर मौजूद हैं और उनके बाद गोता लगाने की लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस बीच एसडीआरएफ डी वाटरिंग पंप को उमरांग अंशु से मंगवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ओएनजीसी डी वाटरिंग पंप को कुम्भीग्राम में एक MI-17 हेलीकॉप्टर से लाया गया। दरअसल सोमवार को कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने से 9 मजदूर जो अभी तक बताए गए हैं खदान में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट एन तिवारी ने कहा कि बचाव ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द जो बाकी खनिक हैं उन तक पहुंचकर सभी को बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जस्ट अभी कल का जो ऑपरेशन था शाम तक क्लोज किया गया। लगातार हमारा प्रयास जारी हुआ था और उसी को दोबारा हम रिज्यूम किए हुए हैं। और अभी आप समझ सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन और होप लगातार है कि अभी भी जल्द से जल्द हम अपने माइनस के पास पहुँचे, उनको जो ट्रैप हैं और उनको यहाँ पे रेस्क्यू करें। हम लोग का आदमी 2 बार को इधर आया तो सोमवार को काम में घुसा था, तो काम में घुसा था बहुत आदमी था। नेपाल का है, वो कुकराझार का है और कौन सा वाला जगह में था। अभी बहुत आदमी काम में गया था, 50-45 आदमी गया था। जाने के बाद में वो 7-7:30 बजे को अभी हल्ला सुना है जो फुलार हो गया, पानी हो गया। तो अंदर से बहुत आदमी 30-35 आदमी ऊपर आया। आने के बाद वो 15-16 जन जैसे नीचे में था अभी तक। और आपको बता दें जिस जगह ये हादसा हुआ है, जो दिमा हसाओ ये जो जगह है, बहुत ही दुर्गम इलाका, रिमोट एरिया, और यहाँ डीडी न्यूज़ की जो टीम है वो पहुँची हुई है। हमारे संवाददाता देवाशीष जो हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। देवाशीष, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और हमने देखा था कि जो नौसेना के जो गोताखोर हैं, डीप ड्राइवर्स जिन्हें कहा जाता है, वो उतरने की तैयारी कर रहे थे, क्या किसी तरह की और अपडेट जो है अभी तक यहाँ से मिल पाई है? हाँ मुकुल, देखिए यहाँ पे कल से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए अभी भी चल रहा है। ये जो मशीन से, जो क्रेन से सभी यहाँ पे लगे हुए एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, सभी लोग यहाँ पे पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तस्वीर यहाँ से देख सकते हैं कि एक टीम ये जो रेड होल है यहाँ के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद और एक टीम जा रहे हैं। तो फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है, कल भी चला था, उसके बाद रात को भी ये ऑपरेशन चला था। तो अभी इस वक्त हम लोग को ये थोड़ा अपडेट बताएंगे असम के स्पेशल डीजीपी हरमीत सिंह जी हम लोग के साथ है। अभी का जो अपडेट है क्या बोलेंगे? आप लोग तो यहाँ प्रातःकाल से हैं। पहले आपने देखा कि आर्मी और एनडीआरएफ के डाइवर नीचे गए थे। सो जितना ये जो वेल शाफ्ट है इसका बॉटम को उन्होंने सर्च किया। बॉटम को सर्च करने के समय एक बॉडी मिली है। वो बॉडी को इस वक्त इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए हाफलॉन्ग भेजा जा चुका है। उसके बाद नेवी की टीम का आरओवी, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, वो नीचे भेजा गया। उसमें फोटोग्राफी और सोनार दोनों की कैपेबिलिटी है, लेकिन पानी जो है वो काफ़ी मर्की है और उसको वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया, बट सोनार में भी कुछ नहीं मिला। अब नेवी की एक डाइवर्स की टीम नीचे गई है। दे आर गोइंग टू चेक द बॉटम शाफ्ट वंस अगेन।
शाफ्ट चेक करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई का हम लोग सोचेंगे। डी वाटरिंग का भी काम चल रहा है, लेकिन जितना पानी निकाला गया कल रात और परसों रात में उतना लेवल नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कहीं अंडरग्राउंड वाटर चैनल से ये वेल कनेक्ट हो गया है, जिसके चलते पानी निकाला जा रहा है बट कहीं से पानी आ रहा है। तो क्योंकि छोटी छोटी टनल्स हैं चारों तरफ, तो इन टनल्स में डाइवर का इस वक्त जाना, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा उनको मुश्किल पड़ रहा है। तो अभी हम आरओवी भेज के कोशिश करेंगे और डी वाटरिंग के लिए और इंतज़ाम कर रहे हैं। काफ़ी पंप्स आ चुके हैं, सो अब इसको और डी वाटर करके आगे का स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। राइट नाउ देयर आर डाइवर्स डाउन बिलो, जो नेवी के डाइवर्स हैं वो नीचे हैं, उनके साथ पैरा के स्पेशल फोर्सेस के डाइवर्स भी गए हैं। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। लंबा ड्रॉन आउट प्रोसेस है, चलेगा। और जैसा कि आपने कहा, आर्मी और नेवी तो इन्वॉल्व ही है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इसको निर्देश दे रहे हैं और देख रहे हैं। और उसके ऊपर से बाकी जो एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और अब कोल इंडिया और ओएनजीसी भी मदद के लिए आगे आ गए हैं। तो सब मिलजुल के लंबा प्रोसेस है, चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे न्यूज़ आती जाएगी हम आपको देते जाएंगे। एक आदमी का अभी यहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुआ है, तो उनका नाम या कोई परिचय? उनका इंक्वेस्ट हो रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है। परिचय हम लोग को मालूम है कि फैमिली को कांटेक्ट किया जा चुका है। फुल रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटीज के साथ फैमिली को डेड बॉडी दी जाएगी। तो फैमिली से बात हो जाए एक बार, फिर ही नाम एक्सपोज करना ठीक होगा। और सर, सभी असम गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो, पूरा लगा रही है, पूरा जोरों शोर से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे, पूरा यहाँ पे व्यवस्था सब कुछ है? आप खुद ही देख रहे हैं, इसका मैं क्या जवाब दूं? आप खुद यहाँ हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कितने तंत्र इन्वॉल्व हैं, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। रात को भी ऑपरेशन चला था, ये देख रहे पूरा यहाँ का जो एरिया है, पूरा लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा जोरों शोर से ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त हम लोग के साथ थे स्पेशल डीजीपी हरमीत सिंह, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो हम लोग भी देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पूरा जो भी स्पेशल कैमरा हो, जो भी सामान से वो सभी यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना ऐसा एरिया है, मतलब यहाँ पे पहुँचते तक हम लोग का बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। ये एक रिमोट एरिया है, इसके लिए यहाँ से कुछ सामान हेलीकॉप्टर से भी बाहर से यहाँ तक लाए हैं। तो देख सकते हैं कि कितना एक माहौल है यहाँ का सभी लोग अभी सर्च ऑपरेशन में बिजी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में बिजी है। और ये जो देख रहे हैं, यही वो है रेड होल, जहाँ पे अंदर वर्कर्स अंदर होने की आशंका करे, कितने होंगे कोई यहाँ पे जानकारी नहीं। जी बिल्कुल, देख सकते। तो भीमा हसाव से हमारे संवाददाता देवाशीष बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं। और ख़ासतौर से जब ऐसे हालातों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है युद्ध स्तर पर, एक शव जो है वो ज़रूर अभी बरामद किया गया है, लेकिन अब कोशिश यही है कि इस खदान में जो पानी भरा हुआ है उसको किस तरीके से कम किया जा सके, उसको बाहर निकाला जा सके, और साथ ही साथ जो खोज है, जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको और गति दी जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिड डे प्राइम में आपको बता दें, केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष बनाया है। वे 14 जनवरी को डॉक्टर एस सोमनाथ की जगह लेंगे। नारायणन की नियुक्ति 14 जनवरी से 2 साल की अवधि के लिए रहेगी। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन अभी लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर यानी LPSC के निदेशक हैं। नारायण ने लगभग 4 दशक तक अंतरिक्ष संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। वह GSLV-M के इल्वाहन के C-25 क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के परियोजना निदेशक भी थे। 1984 में नारायण इसरो में शामिल हुए और केंद्र के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया। शुरुआत में करीब 4.5 साल तक उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में साउंडिंग रॉकेट्स और ASLV और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के ठोस प्रणोदन क्षेत्र में काम किया। 1989 में उन्होंने IIT खड़गपुर में प्रथम रैंक के साथ क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में M.Tech पूरा किया और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में क्रायोजेनिक प्रोपल्शन क्षेत्र में शामिल हुए।
It is a great responsibility given to me by Honorable Prime Minister Modi ji, and ISRO is a organization which has been started in the year 1962. Last 62 years, outstanding contribution is done for the society and the country. And you take any field, excellent contribution is made. We are going to have the SpaceX experiment, which is an important experiment for our future missions like Chandrayaan 4, building the space station. And this month end, we are planning to launch the second satellite of the navigation series, NVS-02. We are planning to launch this month end. Then, of course, we are also building rocket, the G1. G1 is the first unmanned rocket of for the Gaganyaan program. That assembly is going on. और अब आइए एक ज़रूरी खबर जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है वो आपके साथ साझा कर लेते हैं मिड डे प्राइम में। आपको बता दें अब सड़क हादसों के पीड़ितों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल सड़क हादसों में घायल होने वालों को कैशलेस उपचार मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस उपचार योजना का ऐलान किया। इसके तहत हादसों के पीड़ितों के 7 दिन के इलाज का करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सूचना दे दी जाती है तो सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने हिट एंड रन के मामलों में भी पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की घोषणा की। किसी भी रोड पर, केवल नेशनल हाईवे नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोड, कारपोरेशन का रोड, बाद में स्टेट हाईवे, उसके बाद में विलेज ग्राम पंचायत, कोई भी रोड हो, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जिसको एडमिट किया जाएगा उसको तुरंत 7 दिन के ट्रीटमेंट का खर्चा मैक्सिमम 1.5 लाख करोड़ देंगे। अब ये शुरू होने के कारण करीब 50,000 लोगों की जान बचाने में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बचे। इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पौंडीचेरी में किया गया। उसके कुछ लर्निंग्स मिले, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट की मदद से इस स्कीम को अपने देश भर में रोल आउट करने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। मार्च के पहले करेंगे। तो सड़क हादसे के जो पीड़ित हैं उनको इससे ज़रूर राहत मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में दुर्घटना की स्थिति में कैशलेस प्राथमिक उपचार देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर विचार विमर्श किया गया। डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरिंदर गुप्ता के साथ यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से उन्होंने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज में बसों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ बस स्टैंड पर यात्रियों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। ये बैठक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई, जिसमें रूल रेगुलेशन और रोड सेफ्टी को लेकर कई बिंदुओं पर बात हुई। कितना इम्पॉर्टेंट विमर्श था और किस तरह की पॉइंट्स निकल कर आए। रोड सेफ्टी को लेकर के व्यापक चर्चाएं हुई हैं। 1,70,000 करीब प्रति वर्ष लोगों की दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है। उसको रोकथाम के लिए कई प्रकार के जो दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 व्हीलर से जो बिना हेलमेट पहने हुए और 18 से 35 वर्ष के युवा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। विद्यालयों के सामने जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग व्यवस्था उस तरह से नहीं होती। 10,000 में दुर्घटनाएं उससे हुई। तो हर उस दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, उसके अलग अलग जो है सुझाव आए और उस सुझावों को अमल करते हुए अब हम लोग नए सिरे से उस पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष छूट भी दे रही है, तो किस तरह के प्रावधान है, किस तरह की पॉलिसी यूपी में इस वक्त इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर चल रही है? उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर 100% छूट दिया गया है और इसका एक बहुत ज़्यादा सकारात्मक देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है और वेटिंग में चल रही हैं हाइब्रिड गाड़ियाँ, और हम लोग चाहते हैं कि इससे प्रदूषण कम होगा और आने वाले दिनों में खर्चे भी कम आएंगे। अभी थोड़ा सा बैटरी के कारण थोड़े खर्चे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार महाकुंभ लग रहा है और इसको लेकर सभी यात्री गंतव्य तक पहुँचे और महाकुंभ में शामिल हों, इसको लेकर परिवहन मंत्रालय ने किस तरह की खास व्यवस्थाएं की? कुंभ के लिए हम लोग 7,000 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था किए हैं, उसमें हर तरह की बसें हैं। कुंभ क्षेत्र में हम लोग 11 बस अड्डा अस्थायी रूप में बनाए हैं, जहाँ पर लोगों को ठहरने का भी व्यवस्था है, शौचालय से
लेकर के सभी व्यवस्थाएं रहेंगी कि हमारे कोई यात्री आता है, यदि उसको कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ रुक भी सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था भी परिवहन निगम ने किया है। रोड सेफ्टी को लेकर जो प्रावधान किए जाने थे वो अब सभी सरकारें और केंद्र सरकारें करेंगी। दयाशंकर जी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ लग रहा है उसके लिए भी परिवहन विभाग ने काफ़ी तैयारियां की हैं। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। बात राजधानी दिल्ली की, जहां विधानसभा चुनाव के बीच बंगले पर सियासत तेज हो चली है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में सीएम हाउस को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। बुधवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सिविल लाइन में स्थित मुख्यमंत्री हाउस पहुंच गए, जिनके साथ मीडिया भी थी। सीएम हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। इस दौरान आप नेता सड़क पर बैठ गए। इस बीच भाजपा भी बंगले विवाद को लेकर दिल्ली की आप सरकार को घेरने में लगी हुई है। दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा 17 एपी मथुरा रोड बंगले पर पहुंचे और कहा कि ये बंगला मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित बंगला है और इसमें मुख्यमंत्री स्वयं कभी नहीं रही हैं और सत्ता के दुरुपयोग कर अपने कुछ राजनीतिक साथियों को बंगले में रखा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बंगले में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक का सरकार चलाई थी, तो आतिशी क्यों नहीं चला सकती। वहीं उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड के बंगले का निर्माण चोरी चुपके नियम तोड़कर कराया है। आतिशी मान लेना कब से रह रही हूँ। शीला दीक्षित ने यादव सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है। इस मामले में सभी पक्षों को 1 महीने के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। तो संभल मंदिर मस्जिद विवाद में जिला अदालत पे जो सुनवाई थी उस पर रोक लगाई गई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं मिड डे प्राइम में। आपको बता दें, हिंद महासागर क्षेत्र के 2 प्रमुख देश भारत और मालदीव ने सैन्य क्षेत्र में परस्पर सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमोन अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, जहां उन्हें दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मोहम्मद घासन मोमोन को मानिकशा सेंटर में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। और आपको बता दें, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय बैठक भी की। इस अवसर पर दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार वे क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के भारत के दृष्टिकोण में योगदान देते हैं। रक्षा मंत्री ने मालदीव को आश्वासन दिया है कि भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को परियोजनाओं, उपकरणों और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके निर्माण प्रयासों में समर्थन देना जारी रखेगा। Two countries share spiritual, historical, linguistic, and ethnic ties with each other. The relations have always been close, cordial, and multi-dimensional. Maldives occupies a special place under Neighborhood First policy of India.
which aims to bring stability and prosperity in the Indian Ocean region. Also, both the nations are key players in maintaining safety and security of the Indian Ocean region, thus contributing to security and growth for all in the region or the Sagar region. और वहीं मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद खासर ने भारत की ओर से उनके गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार करने पर भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत की साझेदारी इन सालों में और भी मजबूत हुई है। इसके अलावा उन्होंने भारत के सैन्य समर्थन की सराहना करते हुए भारत द्वारा दिए गए राजनयिक और सैन्य समर्थन के बारे में बात की। इसमें 1988 में तख्तापलट के दौरान और हाल ही में महामारी के दौरान भारत द्वारा दिया गया त्वरित समर्थन शामिल है। आपको बता दें कि मालदीव के रक्षा मंत्री 10 जनवरी 2025 तक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। भारत प्रवास के दौरान वह गोवा और मुंबई भी जाएंगे। I take this opportunity to express our profound gratitude to the Indian government for its invaluable contributions to the Maldives National Defence Force. Following the tragic events of November 3, 1988, India's swift and decisive support helped us preserve our nation's sovereignty during a time of crisis. Moreover, India's significant role transforming the MNDF from a ceremonial force into a fully fledged military force is a testament to the strength of our partnership. और आइए मिड प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि के बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए क्या कुछ बजट में और बेहतर हो सकता है, इस पर उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। अगला बजट कृषि के लिए कैसा आना चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, अनुसंधान के क्षेत्र में और क्या क्या होना चाहिए, इस पर व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं। और वहीं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अर्बन लर्नथॉन 2.0 की शुरुआत की। 45 दिनों तक चलने वाली ये अखिल भारतीय प्रतियोगिता पूरी तरह से NULP के वेब पोर्टल पर आयोजित की जाएगी, जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के तहत अंग्रेजी और हिंदी सहित 12 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रविष्टियां भेज सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने NULP पर एक लघु वीडियो प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम मंत्रालय के राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के प्रकृति आधारित समाधान पर केस स्टडी अर्बन क्लाइमेट एक्शन से जुड़े प्रकाशनों का भी अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता नए शहरों की परिकल्पना और चुनौतियों के समाधान की दिशा में मंथन करेगी। लाखों ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी लर्निंग, ये सब होगी। आई गॉट अर्बन का एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया जा रहा है और उसी अनुसार आज जैसे IA बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी फैसिलिटीज़ ये शहरों को दी जा सकती हैं, जिसके अंदर पुराने शहरों का रीडेवलपमेंट, आज वर्तमान शहरों का एक्सपेंशन वो भी प्लान्ड तरीके से हो और न्यू सिटीज़ उसमें किस प्रकार की सुविधाएं, वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की ऐसी सुविधाएं कैसे खड़ी की जा सकें, इस प्रकार की ट्रेनिंग का ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। आगे आप देखिए न्यूज़ पंच। फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।